हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लर्न विथ नीतू में। आज हम यूपी टेट पीवाई की सीरीज़ नंबर 2 करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? तो क्षण होता है। पलक झपकने भर के टाइम को हम निमिष कहते हैं, या पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उसे हम निमिष कहते हैं या क्षण कहते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे पिया नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया आदि वाक्य जो है ये भाववाच्य में आते हैं, क्योंकि भाववाच्य जो है इसमें जो है भावनाओं को हम महसूस करते हैं, तो इसीलिए हम उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें उठा नहीं गया, इसमें भावना व्यक्त की गई है। खाया नहीं गया, पिया नहीं गया, इन सभी वाक्य में भावना व्यक्त की गई है, तो इसीलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। और इसके पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें नहीं वर्ड का यूज ज़रूर होता है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष है, उपेक्षा है, अपेक्षित है या अपेक्षित है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप है अपेक्षित। अपेक्षा मतलब होता है चाहा हुआ या उम्मीद, और अपेक्षित मतलब होता है उम्मीद के अनुरूप, या हमने जैसा चाहा था वैसा हमें मिला। अपेक्षा में इत प्रत्यय लगा करके हम अपेक्षित विशेषण बना लेते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द जो है यह गेहूं का तत्सम है। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब होता है संस्कृत से उत्पन्न। तो गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद जो होता है, निकपट होता है, इसमें विसर्ग संधि होती है, इसमें विसर्ग का खटकोड़ वाला स हो जाता है। अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। अगर अधिक दिया होता तो अधिक का विलोम अल्प होता है, लेकिन अत्यधिक दिया है, अत्यधिक का मतलब होता है अति अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा का विलोम होगा अत्यल्प, मतलब बहुत कम। जैसा शब्द रहेगा वैसा ही उसका विलोम होता है। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन होगा, अद्यतन होगा, अधुनातन होगा, सनातन होगा। तो अर्वाचीन का मतलब होता है वर्तमान टाइम का या आज के समय का। प्राचीन मतलब होता है पुराने टाइम का। तो अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें सही वर्तनी है अनुगृहीत। ये वर्ड शुद्ध है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता रहता है कि इसमें सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो तालु से और कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं? तो तालु से जो है ई और च वर्ग में च छ ज झ इ, और य और बड़ा वाला स, ये सभी ध्वनियाँ जो हैं तालु से बोली जाती हैं। इसका एक सूत्र है इचु यसा नाम तालु। तो ई और च वर्ग और य और स, ये सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका संधि होगा अति प्लस अंत। इसमें कभी कभी संधि भी पूछी जाती है कि अत्यंत में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। अति में जो ये ई लगा है, इसका ई लेकर के और इसका
अंत का शुरुआत का अ लेकर के ई और अ मिल कर के यह बनाते हैं, तो इसमें यड़ संधि है। और कभी कभी ये संधि विच्छेद भी पूछता है कि अत्यंत का संधि विच्छेद बताइए, तो अत्यंत का संधि विच्छेद है अति प्लस अंत। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के तलहटी के भूमि या पर्वत के नीचे की भूमि। तो उपत्यका का विलोम क्या होता है? आदित्यका। आदित्यका जो है उसका अर्थ क्या होता है? पर्वत के ऊपर की भूमि। तो ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये वाक्यांश के रूप में पूछे जाते हैं, कभी कभी विलोम के रूप में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उपत्यका का विलोम क्या है? आदित्यका। उपत्यका का अर्थ क्या है? पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के तलहटी की भूमि। आदित्यका का अर्थ क्या है? पर्वत के ऊपर की भूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है या तालव्य है? तो ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य भी होता है और नासिक भी होता है। ड़ जो है ट वर्ग में आता है। ट वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ मूर्धन्य होती हैं। इसके अलावा ड़ जो है नासिक के वर्ण में आता है। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? सभी वर्गों के पांचवें अक्षर, जैसे य, अंग, ड़, न, म, ये जो है नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्लस सी। ड़ जो है नासिक और मूर्धन्य दोनों है। आइए हम जान लेते हैं कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी और हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ, एक सूत्र है कि रीटू रसाणाम मूर्धा। रीटू में री, ये वाला री होगा री। टू मतलब ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ सारी ध्वनियाँ। और रीटू हो गया रसाणाम र और खटकोड़ वाला स, रसाणाम। तो ये सारी ध्वनियाँ जो हैं री, ट वर्ग, र और स, ये सारी ध्वनियाँ इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में जो है संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो 4 गज मलमल में जो है परिमाण बोधक विशेषण है। संख्यावाचक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें संख्यावाचक में संख्या दिया रहता है, गुणवाचक में गुण दिया रहता है, सार्वनामिक में सर्वनाम दिया रहता है। और परिमाण बोधक में नाप तौल की बात होती है या परिमाण की बात होती है। तो 4 गज मलमल में ये मलमल जो है हम उसका नाप कर रहे हैं कि वह 4 गज का है, तो इसमें जो है परिमाण बोधक विशेषण होगा। शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष का तत्सम रूप शीर्ष होगा। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान इसमें कौन सा वर्ड है? शीर्ष है। शीशा नहीं होगा, सिरा भी नहीं होगा और शीर्षक भी नहीं होगा। शीर्षक का मतलब होता है किसी पाठ का, मतलब शीर्षक क्या है, उसका पाठ का नाम क्या है, तो उसे शीर्षक कहते हैं। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है। तो चौराहा शब्द में जो है द्विगु समास है। द्विगु समास कहाँ पर होते हैं? द्विगु समास जो है, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है और संपूर्ण शब्द जो है समाहार का बोधक होता है। तो इसमें देख लीजिए, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। तो ये पहला शब्द संख्यावाची भी हो गया और राहों का समूह जो है ये मतलब समाहार बोधक भी हो गया। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। इसके अलावा तिरंगा भी पूछा जाता है कि तिरंगा में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना का मतलब होता है, गाँव में बोलते नहीं कि ये आँख का किरकिरी हो गया है,
तो मतलब कोई चीज़ अप्रिय लगती है या कोई इंसान अप्रिय लगता है या पसंद नहीं होता है तो उसे आँख का किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ उसे कहा जाता है। आँख में अगर कोई मतलब कोई चीज़ चली जाती है तो वो धंसती रहती है, तो वो पीड़ादायक होती है। तो हमें अगर आँख में कुछ चला गया, धंसेगी तो वो अप्रिय ही लगेगी ना। तो उसी तरह कोई इंसान हमें अच्छा नहीं लगता है तो वो अप्रिय लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि वह आँख का किरकिरी है इस इंसान के लिए। तो आँख का किरकिरी होना का अर्थ है कि अप्रिय लगना। कोई इंसान किसी को अप्रिय लगता है तो उसे हम कहते हैं कि यह आँख का किरकिरी है उस इंसान के लिए। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। इसके अलावा मंझन जो है, मंझन की एक रचना है मधुमालती पूछी जाती है। उस्मान की एक रचना है चित्रावली पूछी जाती है। और जायसी की पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम कन्हावत, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का इसमें से कौन सा रूप है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आंसू भाषण। तो श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, ये लिखित रूप में आ जाएगा, मौखिक रूप में नहीं। सुलेख का मतलब होता है कि सुंदर लेखन, ये भी लिखित रूप में आ जाएगा। और शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी शब्द का शुद्ध और अशुद्ध रूप या किसी भी वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध रूप। तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आंसू भाषण का मतलब होता है तत्काल किसी भी विषय पर बोलना, या इसे तात्कालिक भाषण भी कहते हैं। तो प्रभावशाली ढंग से किसी भी विषय पर तत्काल बोलना, उसे हम आंसू भाषण कहते हैं। तो किसी चीज़ का यदि हम भाषण देंगे, बोलेंगे, तो वो मौखिक रूप में हो जाएगा, इसलिए आंसू भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में जो है टोटल 18 बोलियां हैं। और धीरेन्द्र वर्मा जी ने बोलियों की संख्या कितनी मानी है? 17 मानी है। लेकिन सर्वमान्य रूप से हिंदी भाषा में अगर बोलियां पूछी जाए, किसी का नाम न दिया जाए, तो 18 बोलियां हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कवि वचन सुधा है, हिंदी प्रदीप है, सरस्वती माधुरी है, या कल्पना ज्ञानोदय है, या नवनीत कादम्बिनी है। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका जो है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है। इसके संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु जी स्वयं। और यह जो है कब निकलती थी? तो यह 15 मार्च 1867 से इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो है काशी से निकलती थी। यह शुरुआत में मासिक पत्रिका थी, उसके बाद पाक्षिक हो गई, 15 दिन बाद निकलती थी, उसके बाद साप्ताहिक हो गई, मतलब मतलब सप्ताह में निकलती थी, हफ्ते में निकलती थी। और हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट थे। और इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है। यह प्रयागराज से निकलती थी। तो ये दोनों पत्रिकाएं इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इस जो भी फैक्ट हमने बताए ध्यान में रखेंगे। भारतेंदु की 2 पत्रिकाएं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है बालबोधिनी, जो महिलाओं के लिए निकलती थी, वो जो है 1874 में निकलती थी, वो भी काशी से निकलती थी, वो एक मासिक पत्रिका थी। और इसके अलावा एक है हरिश्चंद्र मैगनीज, वो जो है 1873 में निकलती थी, वो भी मासिक पत्रिका थी और वो भी काशी से निकलती थी। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश, और इसका संपादन अखिलेश जी ने किया तद्भव पत्रिका का। ये तो एग्जाम में पूछता ही है। इसके अलावा ये कहाँ से मतलब निकलती थी, ये भी पूछता है। तो ये लखनऊ से निकलती थी। और ये जो है यह कब प्रकाशित हुई? तो 1999 में प्रकाशित हुई। 12 बरस लो कुकर जीव अरु 13 लो जियो सियार। तो यह पंक्ति किसकी है? तो 12 बरस लो कुकर जीव
अरुतेरल और GSCR, यह पंक्ति जो है जगनिक की है। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो परमाल रासो रचना से ली गई है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक हैं, उसी में यह पंक्ति दी गई है। और परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जानते हैं। और यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि परमाल रासो को और किस नाम से जानते हैं? तो आला खंड के नाम से जानते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है आल्हा जो है किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि आला खंड का प्रकाशन किसने करवाया? तो आला खंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने करवाया था 1865 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरदास की और 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। तो ये तीनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं? तो सूरदास की हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, पूछी जाती है कि फूल की अभिलाषा, यह किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि, सूर्य का कवि और आदि नामों से जाना जाता है। इनकी रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि रचनाएं पूछी जाती हैं। रश्मिरथी में जो है कर्ण के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा जो है मानक भाषा होती है। ये व्याकरण में और वर्तनी की दृष्टि से दोनों में शुद्ध होती है। और प्रांजल भाषा जो है यह स्पष्टता और सरलता की दृष्टि से शुद्ध होती है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से नहीं। और साहित्यिक भाषा जो है इसमें कहीं कहीं क्षेत्रीयता का उल्लेख होता है, तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध नहीं मानी जाती। व्याकरणिक भाषा जो है व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध होती है, लेकिन इसका सार्वभौम रूप में प्रयोग नहीं होता, तो सार्वभौम रूप से यह व्यापक नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा मानक भाषा। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? हेतु भी होता है प्रयोजन का समानार्थी, लक्ष्य भी होता है, उसके अलावा उद्देश्य भी होता है, लेकिन नियोजन जो है यह प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कभी पूछ लेगा कि प्रयोजन का समानार्थी है, तो ये तीनों इस प्रयोजन के समानार्थी हैं। ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम क्या है? वक्र है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, वक्र का मतलब हो गया टेढ़ा। तो ऋजु का विलोम वक्र हो गया। सरल का विलोम क्या हो गया होता है? तो कठिन होता है। घनानंद किस काल के कवि हैं? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। और रीतिबद्ध में कौन कौन से आते हैं? तो कवि आते हैं तो मतिराम, भूषण, केशव दास, चिंतामणि आदि कवि रीतिबद्ध में आते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी जी आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी हैं। और रीति मुक्त में और कौन कौन से कवि आते हैं? तो घनानंद आते हैं, ठाकुर आते हैं, आलम आते हैं, द्विजदेव आते हैं। तो आप सभी जो भी हमने अभी बताया इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर आप लोग सभी कमेंट में दें। ये जो है यह प्रश्न हमने अपनी पहली सीरीज में हल कराया था, तो आप लोग इसे कमेंट में उत्तर देकर बताएं कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे हम अपने फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।